तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है सब लोग को पता है 44 सेक्शन हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, तो उस पर आज हम लोग को थोड़ा एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन को स्टडी करने थे, तो उसको पहले स्टडी कर लेते हैं हम लोग। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज दिस 44 section of income tax. So compulsory maintenance of books of accounts, that is 44AA, यानी 44AA सेक्शन हमसे ये कहता है कि कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि एवरी जो लोग भी हैं जो भी इन क्लॉजेस को कंप्लीट करते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करना है, मेंटेन करना है। इसको हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था। सो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक रूल 6F के बारे में भी हमने पढ़ा कि रूल 6F में बेसिकली क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड किए गए हैं कि जो मेंटेन करने होंगे, जस्ट लाइक कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स एक्सीडिंग 25 रुपीज़, ठीक है। देन ओरिजिनल बिल्स, ये सब आपको रखने पड़ेंगे। देन 44AB क्या कहता है, 44AB बेसिकली टैक्स ऑडिट कहता है। Every businessman whose turnover is exceeding 1 crore, and if you are professional and your receipts are exceeding 50 lakh, then you have to you have to audit your books of accounts. Okay, that means tax audit. तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा एंड इट इज कंपल्सरी बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। किससे कराना होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कब कराना होगा? बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। ओके, और ये जो है ये फॉर्म्स दे रखा है 3CA एंड 3CB, ये ऑडिट फॉर्म्स होते हैं जो लगते हैं। 3CA बेसिकली फ्रंट पेज होता है जिसमें बिजनेस की मैन की डिटेल होती है, और 3CD, डी फॉर डिटेल यू कैन से, बाकी डिटेल जो भी आपके पर्टिकुलर्स के बारे में सारी डिटेल्स, यानी एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, उन सब के बारे में सारा मेंशन होता है। 3CB इसी तरह से फॉर्म होता है 3CD। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें, अगर आप नहीं ऑडिट कराते हैं और अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो आपके ऊपर पेनल्टी भी पहले से स्पेसिफाइड है, जो कि 0.5% ऑफ टोटल सेल्स है, या फिर कह लो टर्नओवर, या फिर कह लो रिसिप्ट्स, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर। देन हम लोगों ने पढ़ा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो स्मॉल बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट यानी 44AA 44AB से थोड़ा छूट मिल सके। तो 44AA 44AB इससे छूट दिया गया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में, जो कि स्मॉल बिजनेसमैनों के लिए है। इसमें सबसे पहले 44AD सेक्शन होता है। 44AD सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आप 44AD का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी आपका जो टोटल टर्नओवर है साल भर का, ये ग्रॉस रिसिप्ट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सेल्स लिख सकते थे। टोटल टर्नओवर या फिर कह लो सेल्स इन द प्रीवियस ईयर अगर कितने से एक्सीड नहीं करता है, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, देन आप क्या करो, आप कितना परसेंट प्रॉफिट दिखा दो, 8% प्रॉफिट दिखा दो। और अगर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो 6% प्रॉफिट दिखा दो। तो मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, ऑब्लिक 6%, ठीक है। लेकिन 6% किसके लिए है, सबको पता है, अगर डिजिटल पेमेंट अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। सेल्स फ्रॉम बैंक, या छोड़ो, पेमेंट रिसीव बाय बैंक, ठीक है। ये इस तरह से समझ लो। तो 6% प्रॉफिट आपको दिखा देना है एटलीस्ट। आपको चाहे जितना भी प्रॉफिट होता हो, आपको 20% भी प्रॉफिट होता हो, तब भी आप 8% दिखा दो अगर कैश सेल है तो, ठीक है। 8% किसके लिए है? कैश सेल, ठीक है। और अगर आपका क्या है, अगर बैंक के थ्रू सेल कर रहे हो यानी कि चेक पेमेंट्स में ले रहे हो या डिजिटल पेमेंट ले रहे हो, तो ऐसे में 6% आप प्रॉफिट आप शो कर दो, फिर आपको 44AA से छुटकारा मिल जाता है। बस ये इन लोगों के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 44ADA। नो, व्हाट इज 44ADA?
और हाँ, एक और चीज़ ध्यान से, अगर आप 8% से या 7% से कम प्रॉफिट दिखाते देन आपको फिर वही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या 44 ADA, आगे बस ए लग गया है, और यहाँ पर ये सेक्शन बना है किसके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। और अगर प्रोफेशनल की रिसिप्ट्स, ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो 44 ADA में आ सकता है। उसको बस अपनी टोटल रिसिप्ट्स का 50% अपने इनकम दिखा देना है, प्रॉफिट दिखा देना है, ठीक है ना। तो फिर आपको 44 AA 44 AB से छुटकारा मिल जाएगा। बट अगर आप इससे कम प्रॉफिट दिखाते हो देन यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट योर बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट 44 AE जो कि ऐसे बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया है जो प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, यानी कि जो गाड़ियाँ होता है ना, जैसे लाइक ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक के भाड़े पे देते हैं, उनका सामान इधर से उधर ले जाते हैं, उनके लिए ये रूल बनाया गया। लेकिन ये किसके लिए बनाया गया, उन्हीं बिजनेसमैनों के लिए बनाया गया है जिनके पास क्या है, 10 गुड्स कैरेजेस है। 10 गुड्स कैरेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस, यानी कि अगर ट्रक है तो 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो लाइट व्हीकल हो चाहे वो हैवी व्हीकल हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। बाकी यहाँ पे दे रखा है, अब आपको देखिए करना क्या है, आपको भी 44 AA AB से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि आप भी छोटे बिजनेसमैन माने जाते हो और आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है, कहा गया है क्या, 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़ एवरी मंथ आप क्या कर दीजिए, अपने इनकम शो कर दीजिए पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है ना। तो 7,500 रुपीज़ आपको क्या करना है, ईच गुड्स कैरेजेस पे आपको अब हर महीना इनकम शो करनी है। अगर आप इतना करते हो देन आपको क्या नहीं करना है, देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक नोट वाली बात आपको ये करनी है कि क्या है, इफ़ जो भी आपका व्हीकल है इज if vehicle weight is more than 12 MT, अगर 12 MT से ज़्यादा है देन, यानी 12 मीट्रिक टन से अगर ज़्यादा है तो ऐसे में क्या करना है, देन आपको इनकम ऐसे शो करना है, 1,000 रुपीज़ पर MT आपको अपनी इनकम शो करना है, ठीक है। इफ व्हीकल वेट इज मोर देन 12 MT देन इनकम शुड बी 1,000 पर MT टन, यानी 1 मीट्रिक टन के हिसाब से 1,000 रुपये आपको इनकम, यानी कि अगर 13 है तो 13,000 रुपये आपको इनकम पर मंथ शो करनी पड़ेगी, पर मंथ पर व्हीकल। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, यानी कि ज़्यादा बड़ी अगर गाड़ी है तो उस केस में ऐसा होता है 13, मान लो 13 मीट्रिक टन की है तो हो गया ना 12 से ज़्यादा, तो ऐसे में क्या होगा, 13,000 रुपये, 14 है तो 14,000 रुपये सीधे सीधे अपनी इनकम हर महीना शो करना पड़ेगा आपको। बाकी अगर उससे कम है तो आपके 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी। तो आपको 44 AA 44 से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे जैसा कि बोला है जितने भी हम लोग अभी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में कितने सेक्शंस आए, 44 AD आ गया, 44 ADA आ गया एंड 44 AE आ गया। इन सभी लोग के लिए एक कॉमन ITR बनाया गया है, दैट इज ITR 4, जिसको हम लोग बोलते हैं सुगम, ठीक है। बहुत छोटा सा फॉर्म होते हैं, दो होते हैं बहुत छोटे छोटे फॉर्म, एक ITR 1 होता है जो सैलरीड क्लास के बंदों के लिए होता है, उनको ITR 1, उसका नाम भी सरल है, सहज, सॉरी, सहज नाम है। और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया, ये भी छोटा सा फॉर्म है तो इसको क्या नाम दिया गया, सुगम। ये स्पेसिफाइड किसके लिए, प्रेजेंटेड टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए। अब हम लोग थोड़ा असाइनमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं, इसी पे जो डिपेंड है। मिस्टर बर्ने इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स एंड कैरेजेस, ठीक है ना। मिस्टर बर्ने जो है वो अपना गुड्स भाड़े पे देते हैं, ठीक है।
ऑन 1 अप्रैल 2016 ही ओन्ड 8 ट्रक्स। इनके पास कितने ट्रक थे? 8 ट्रक थे। आउट ऑफ विच 6 आर हैवी गुड्स व्हीकल। 6 हैवी गुड्स व्हीकल है, बट यहाँ पे वेट नहीं दिया तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। टू 2 मई 2016 को ही सोल्ड 1 हैवी गुड्स व्हीकल। उन्होंने एक हैवी गुड्स व्हीकल बेच दिया और उसकी जगह लाइट गुड्स व्हीकल खरीद लिया 6 को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 दिन का फर्क है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। और ध्यान रखिएगा, पहले ये होता था कि हाँ, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 7,500 हुआ करता था, लाइट गुड्स व्हीकल के लिए 5,000 रुपये पर मंथ इनकम शो करनी पड़ती थी, बट अब नहीं, अब दोनों के लिए ही 7,500 रुपीज़ कर दिया गया है। तो अब इस लाइन का कोई खास मायने नहीं है। अब कंप्यूट इज टोटल इनकम टेकिंग नोट्स और टू द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया है। ट्रेड चार्ज कलेक्टेड, इन्होंने बताया, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है कि इनको 8,70,000 रुपये इनका ट्रेड कलेक्शन हुआ है। फिर ये दिखाते हैं क्या, इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गया करीबन 6,25,000 का। ओके, और डेप्रिसिएशन ये अंडर सेक्शन 32 ये चार्ज कर रहे हैं 1,85,000। देन अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जो है इनका है 15,000 रुपीज़ है। ठीक है, देन टोटल ये करीबन इतने सारे खर्चे दिखा दे रहे हैं, 8,25,000 रुपये तो ये खर्चे दिखा दे रहे हैं। तो 8,70,000 में से 8,25,000 इन्होंने खर्चा अगर दिखा दिया, देन नेट प्रॉफिट ये इनका कितना आ रहा है? 45,000। और ये 45,000 अगर ये शो करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत कम अपनी इनकम शो कर रहे हैं। ठीक है ना। अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस की इनकम भी दिखा रहे हैं 70,000। तो क्वेश्चन ये था कि इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्हें ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल आंसर हमारा यही है कि इन्हें ऑडिट कराना पड़ेगा। क्यों? अगर ये चाहते ऑडिट से बचना तो इनको क्या करना था, इनके पास 8 गुड्स व्हीकल है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7,500 पर मंथ इनकम इन्हें शो करनी थी 12 मंथ्स की। ओके, और जैसे ये करते हैं, ठीक, इनको करीबन 7,20,000 रुपीज़ अपनी इनकम शो करनी थी। अगर ये कर दिए होते तो इन्हें न तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था साल भर, न तो इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। शिवांगी, वैष्णवी, क्या बात है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर मार्शल, क्या शिवांगी समझ में आया था कि नहीं आया? ओके, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर मार्शल इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। तो ये क्या है, मार्शल एक फिल्म आर्टिस्ट है, यानी प्रोफेशनल है। हिज ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन आर एज अंडर फाइनेंशियल ईयर 13-14 फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये, 2014-15 में 1,60,000 रुपये, और 2015-16 में इनका है क्या, 1,50,000। अब पहले तो आपको ये समझना होगा स्पेसिफाइड प्रोफेशन है कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। तो यहाँ पे क्लियर है, फिल्म आर्टिस्ट स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं, आपने पढ़ा था उसमें। इज ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AA फॉर द प्रीवियस ईयर 2016-17? क्या उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? तो याद होगा आपने, अगर 44AA का अगर आपने रूल पढ़ा था, तो 44AA में देखिए क्या रूल कहता है। 44AA का रूल ये कहता है, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो देखो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में फिल्म आर्टिस्ट भी आते हैं, पहली चीज। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, पर्सन कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोफेशन इफ देयर ग्रॉस रिसिप्ट्स इन प्रोफेशन डू नॉट एक्सीड 1,50,000 इन एनी ईयर ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई 1,50,000 क्रॉस कर जा रहा है भाई।
लिखा है ना। तो अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर के पहले के 3 सालों में किसी भी साल अगर 1,50,000 क्रॉस कर गया, देन उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे अंडर द रूल 6F, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आंसर यही है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, दोनों क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ओके, मिसेस रॉबिन ट्रेडिंग कंपनी। अब हम लोग को सिंपल सा क्वेश्चन आंसर्स पे आना है, लेकिन इसको करने से पहले चलिए देखते हैं इसको करने से पहले एक बार जल्दी से हम लोग एक बार कंपुटेशन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, कंपुटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैसे किसी बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है इनकम टैक्स के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के अनुसार आपको क्या करना है, पीएल अकाउंट के अनुसार आपको क्या करना है, अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो कर देना है। फिर उसमें क्या करना होगा, जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे उनको क्या करना है, ऐड करना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कई लोग क्लासेस नहीं किए थे, तो मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा दे रहा हूँ। देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करता है, बशर्ते 44AA सेक्शन उसके ऊपर लागू होता हो। ठीक है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी लोगों ने अकाउंट्स जब पढ़ा था तो उस समय बताया गया होगा। अब एक तरफ हम क्या करते हैं, सारे खर्चे दिखाते हैं, एक तरफ हम सारे रेवेन्यूज यानी इनकम दिखाते हैं। अब एक्सपेंसेस में देखो दो तरह के खर्चे होते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो सही बात है, जैसे आप टैक्स ऑफिसर हो या फिर सपोज करो आपके हिसाब से बिजनेस का खर्चा है, तो अगर आपके हिसाब से बिजनेस का खर्चा है तो अलाउड एक्सपेंसेस कहलाता है। कई बार बिजनेसमैन अपनी प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करता है, इधर उधर के खर्चे दिखाने की कोशिश करता है जो सही मायने में उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। उसी को हम उस ऐसे एक्सपेंसेस अगर हमें देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो ऐसे खर्चे इनके प्रॉफिट से मतलब नहीं माइनस होना चाहिए, इनकम में से माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमें बस इसी तरह के डिसअलाउड एक्सपेंसेस को पकड़ना है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो अलाउड इनकम, बहुत सारे इनकम बिजनेस के इनकम होते हैं, और कई बार जैसे कई इनकम ऐसे भी दिखाया जाता है जो बिजनेस की इनकम नहीं है, वो किसी और हेड की इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिला, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट तो भाई ब्याज है, आप ब्याज की बात करते हो तो ये अदर सोर्स की इनकम में आता है, ये आपके बिजनेस के इनकम में नहीं शामिल होना चाहिए। ठीक है। अगर रेंट रिसीव हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की प्रॉफिट में ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। विशाल, कुछ पूछना है आपको? विशाल, चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें बस क्या देखना है, हमें पीएल अकाउंट देखना है, और पीएल अकाउंट में आपको पता है नीचे नेट प्रॉफिट भी दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको यही प्रॉफिट उठा के यहाँ पे रखना है। ओके। और जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस उन्हें छांटने हैं, और डिसअलाउड एक्सपेंसेस को वापस प्रॉफिट में ऐड कर देना है, और जो डिसअलाउड इनकम है उसे क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब अब क्या होता है, कई ऐसे भी कई ऐसे भी इनकम्स होते हैं। ओके। ऐसे भी इनकम होते हैं जो बिजनेसमैन को अपनी प्रॉफिट में यानी इनकम में जोड़ना चाहिए, बट उसने जोड़ा नहीं है, तो अब जोड़ ले। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको अपने प्रॉफिट में से घटाना चाहिए था, वो उसने नहीं घटाया, भूल गया, तो अब घटा दे, कोई टेंशन नहीं, अभी भी टाइम है। ओके। तो अब जो आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। यही वो इनकम है बिजनेस की जिसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी तक देखो कई दिनों तक, काफ़ी दिनों तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। थ्योरी क्या पढ़ रहे थे, क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ डिसअलाउड है उसको डिटरमाइन कर रहे थे। अब हम लोग कंपुटेशन कर सकते हैं। तो कंपुटेशन तो बहुत छोटा सा है, तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो फिर आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, मिसेस रॉबिन ट्रेडिंग कंपनी या प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये एकल व्यवसायी है, इनका नाम है मिस्टर रॉबिन। सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। तो मैं 17 को 19 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो 31 मार्च 2019 का ये है इनका, 19 नहीं करते हैं यार, सॉरी,
20 कर देते हैं। 31 मार्च को खत्म हुआ तो 20-21 असेसमेंट ईयर चल ही रहा है इस समय। अब इस दर देखो, खर्चे देख रहे हो, खर्चे में देखो कौन सा खर्चा तुम्हें लग रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सैलरी ठीक लग रहा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी ठीक लग रहा है, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी ठीक लग रहा है। ये बीच में क्या है, 12,800। आप लोग के पास, किसी के पास बुक है क्या? जरा देखना तो ये 12,800 किस चीज़ का है। फिर ट्रेवलिंग एंड कंसेशंस है, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंसेस। तो ट्रेवलिंग एंड कन्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो 25,800 रुपीज़ है। देन इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट कितना है, 72,000 है। डेप्रिसिएशन कितना है, 24,000 है। ये सब बिजनेस के खर्चे लग रहे हैं। लीगल फीस भी लग रहा है, कुछ दिया जाए तो मतलब किस चीज़, किस कनेक्शन में दिया गया, लीगल चार्जेस देखना पड़ेगा। ऑडिटर्स फीस ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, यह जो डेप्रिसिएशन यहाँ शो कर रहे हैं ना, ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हमने पीएल अकाउंट में दिखाया है वो एज पर अकाउंटिंग रूल है। और आपको पता होगा हम लोग इनकम टैक्स के रूल के अनुसार डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रूल काफ़ी डिफरेंट है। तो डेप्रिसिएशन तो सीधा सीधा डिसअलाउड है, आपको क्लियर करना है कि ये पूरा डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा, और ये सीधा सीधा प्रॉफिट में ऐड कर देंगे वापस। और हम वो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे जो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स होगा। लीगल फीस ठीक लग रहा है, ऑडिटर्स फीस भी ठीक लग रहा है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बस ये रिकॉग्नाइज्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड अगर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन होता तो वो अलाउड एक्सपेंस नहीं होगा, डिसअलाउड हो जाएगा। बाकी नेट प्रॉफिट आपको 1,06,500 आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट 6,65,000। बैड डेब्ट्स रिकवरी हुई है, और यहाँ लिखा है अर्ली अलाउड एज डिडक्शन। बैड डेब्ट जब हुआ था तब गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉफिट में से लेस किया, तो अब जब वो बैड डेब्ट्स अगर रिकवर हो रही है तो उसको अपने इनकम में, बिजनेस इनकम में शो करना है, एकदम करना है। ये सही है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, डिविडेंड हमें मिला है 12,000 रुपये यूटीआई से। डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम होती है, बिजनेस की इनकम में नहीं जोड़नी चाहिए, और जबकि इसमें जुड़ रखी है तो इसमें आपको लेस करना होगा, तो ये डिसअलाउड इनकम हो जाएगी। मतलब ये इनकम टैक्सेबल होगी लेकिन अदर सोर्स में, ना कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में। किसी को ये मिला 12,800 किस चीज़ की इनकम है? बुक में किसी ने देखा? सॉरी, एक्सपेंसेस क्या था 12,800? अच्छा रुक जाओ, मैं देखता हूँ। $12,800, आपको ये देखना है कौन सा खर्चा इसमें शो किया। 12,800 टेलीफोन एक्सपेंस है, 5,700 प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेंट है 24,000। अच्छा, ये सब ऊपर नीचे हो गया, तो ये हम लोग यहाँ से उठाते हैं। ये है टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये है, और ये बेसिकली रेंट का अमाउंट है। ओके, अब क्वेश्चन सही हो गया। तो रेंट सही है, प्रिंटिंग स्टेशनरी सही है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो अभी तक हमें दो ही ऐसे खर्चे दिखे, एक तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउड मिला, और एक डिविडेंड मिला डिसअलाउड, एक डिसअलाउड एक्सपेंस। और अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ेगा तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी। अब कह रहा है सैलरी इंक्लूड 1,20,000। सैलरी देखो दिया कितना था, 3,68,000, है ना। और कह रहा है उसमें इंक्लूड 1,20,000 पेड टू सन ऑफ द प्रोपराइटर, यानी जो बिजनेस ओनर है उसने अपने लड़के को 1,20,000 रुपये सैलरी दिया है। जबकि जिस जिस भी पोस्ट पे उसका लड़का काम करता है उसकी रीजनेबल सैलरी कितनी है, 70,000 रुपये। बताओ कितना एक्सेस पेमेंट कर रहा है, 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 एक्सेस पेमेंट कर रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने, याद होगा, पेमेंट टू रिलेटिव सेक्शन 40A की सबसेक्शन 2 पढ़ा था। तो 40A की सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अगर अपने रिलेटिव्स को अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं और जितना भी हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कितना एक्सेस पेमेंट कर रहा है, 50,000। तो 50,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो सैलरी में पहला डिसअलाउड पता चला। अब यहाँ देखो दे रखा है कि इंटरेस्ट पेड जो हम लोग किए हैं, इंटरेस्ट देखो दिया कितना गया है। इंटरेस्ट हम लोग करीबन 72,000 दिए। अब उसमें बता रहा है, एक्सप्लेन किया है कि इंटरेस्ट जो पेड किया इंक्लूड 10,000 बीइंग द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन बोरोड फॉर पर्सनल पर्पस।
10,000 उसमें इंटरेस्ट ऐसा शामिल है जो इंटरेस्ट बेसिकली हमने अपने पर्सनल लोन के ऊपर दिया है। तो पर्सनल लोन आपका इंटरेस्ट आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते हो, तो इसमें 10,000 रुपये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। Out of the contribution to provident fund, an amount of rupees 8,000 was not paid till the end of till the date of filing of return। तो याद होगा प्रोविडेंट फंड, इसके लिए 43B सेक्शन हमने पढ़ा था, और 43B सेक्शन में हमने पढ़ा था कि प्रोविडेंट फंड या कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड, अगर वो क्या करना है, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। तो पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, तो 24,000 में से तो 8,000 अभी तक दिया ही नहीं गया है, वो ड्यू है, तो ड्यू पे नहीं डिडक्शन मिलेगा, तो 8,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। A bill of rupees 65,000 was paid in cash। हमने कोई 65,000 का गुड्स खरीदा था जिसका हमने पूरा पेमेंट कैश में कर दिया, जबकि आप सभी को पता है 40A की सबसेक्शन 3 क्या कहता है। 40A की सबसेक्शन 3 ये कहता है कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश के फॉर्म में नहीं कर सकते, तो ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। द सेड बिल हैज़ बीन डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एज परचेज। ठीक है, अब सॉल्व तो सर यहाँ परचेज होती है, ठीक है, तो पीएल अकाउंट ट्रेडिंग दिखाई नहीं है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में वो इंक्लूडेड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड है तो घूम फिर के नेट प्रॉफिट में इंक्लूड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये 65,000 रुपये है ना, ये पूरा डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो 65,000 की परचेज पूरी तरह से डिसअलाउड हो गई। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 21,000 है। ठीक है, अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे किया है। सबसे ऊपर पहले हेडिंग डाला है, कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर रॉबिन फॉर द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर मैं सही कर दूं, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 19-20। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब देखें यहाँ पे सबसे पहले पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, तो पीएल में कितना प्रॉफिट आया था, 1,06,500। अब जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जोड़ते चले जाइए। इन एडमिसेबल एक्सपेंसेस या डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दोनों में से जो भी शब्द आप टर्म यूज कर सकते हो, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, दोनों में से जो टर्म आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक से सैलरी पेड टू सन है 50,000। मैं यहाँ पे सेक्शन भी लिख दे रहा हूँ, आप लोग को याद होना चाहिए, अंडर सेक्शन 40A की सबसेक्शन 2। फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, आप सभी को पता है एज पर कंपनी एक्ट, या फिर कह लो क्या है ये, अंडर सेक्शन 32। तो 32 सेक्शन में डेप्रिसिएशन है, सबको पता है। देन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सबको पता है डेप्रिसिएशन तो पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, जो क्योंकि एज पर, सॉरी अकाउंटिंग रूल है ना, यहाँ मैंने गलत, हाँ 32 के तहत हमने डिसअलाउड कर दिया क्योंकि 32 में डेप्रिसिएशन कुछ और आएगा, अंडर सेक्शन ये हटा ही देता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना है, 10,000, ये डिसपर्सनल वाला था। अब 8,000 रुपीज़ क्या डिसअलाउड किया है, ये चलिए देखा जाए। 8,000 रुपीज़ प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, पीएफ कंट्रीब्यूशन ड्यू है, नॉट पेड, तो इस वजह से इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये इसके लिए अंडर सेक्शन कौन सा है, 43B। 43B इनकम टैक्स का जो सेक्शन है ना, वो बेसिकली बोलता है पीएफ कंट्रीब्यूशन अगर हमने ड्यू कर रखा है, पेमेंट नहीं किया है, तो अलाउड नहीं है, डिसअलाउड हो जाएगा। देन कैश परचेज, कैश परचेज किया था इन्होंने, पूरा 65,000 कैश पेमेंट कर दिया, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A की सबसेक्शन 3। तो 40A की सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स की क्या कहता है कि बिजनेसमैन अगर कोई भी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कर रहा है तो किससे करना होगा, उसे चेक से करना होगा या ऑनलाइन पेमेंट कुछ भी कर दे, बट कैश पेमेंट अगर दिया है तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गए।
तो टोटल देखो अमाउंट हो जाता है 1,57,000, ये वापस प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी। इसमें आ गया 2,63,500। अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है ना, इतना लंबा लिखने से अच्छा लिख देते हैं मैं अंडर सेक्शन 32। तो डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो अंडर सेक्शन 32 है। ओके, ये लेस हो जाएगा, ये सही है, मतलब इतना आप दिखा सकते हो। क्वेश्चन में दे रखा था डेप्रिसिएशन कितना है एज पर इनकम टैक्स 21,000, तो ये लेस हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 24,000 हमने ऐड किया, फिर 21,000 रुपये लेस किया, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सीधे 3,000 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। बट ठीक है, वो भी तुम कर सकते हो एज पर कैलकुलेशन, तो ठीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा करना चाहिए कि पूरा डिप्रिसिएशन जो अकाउंट में है वो पूरा डिसअलाउड करो, और जो इनकम टैक्स के अनुसार जो डिप्रिसिएशन उसको लेस करो। फिर देन डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई जो मिला था अदर सोर्स के हेड की इनकम होनी चाहिए, बिजनेस इनकम नहीं, तो ये दोनों 33,000 रुपये फाइनली 33,000 लेस होगी। और देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, 2,30,500 रुपीज़, तो ये आपकी बिजनेस इनकम आ गई। तो अगर तुम लोग को, जैसे मैं कहता हूँ, जब तुम लोग पढ़ाई करते हो इनकम टैक्स की, तो अपने आप को टैक्स ऑफिसर माना करो। टैक्स ऑफिसर का देखो काम क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रॉफिट कम दिखाएगा। टैक्स ऑफिसर का एक टारगेट होना चाहिए कि भैया उसकी प्रॉफिट को बढ़ाना है किसी तरह से, क्योंकि भैया टैक्स ऑफिसर का क्या करना है, वो तो गवर्नमेंट के का बंदा है, तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कराना है। तो उसका इंटेंशन यही होना चाहिए कि बस देखो किसी तरह से कहाँ पे कौन सा खर्चा फालतू का हटाया जाए और उसकी प्रॉफिट में वापस जोड़ा जाए। तो ये बिजनेसमैन देखो अपना प्रॉफिट दिखा रहा है 1,06,500, लेकिन देखो हम लोगों ने उसको प्रॉफिट को कितना कर दिया, बढ़ा के 2,30,500। दैट्स इट। नीचे यहाँ पे एक नोट दे रखा है बैड डेब्ट्स के बारे में, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर अलाउड। क्यों अलाउड था, क्योंकि जब हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिया था, और जब मिला तो उसको इनकम में भी हम शो करेंगे। ठीक है, ये सैम्पल था, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको हमने सॉल्व किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। क्यों? वसीक, समझ में आया? ठीक, सर। आया ना एग्जाम्पल? यस सर। इसको आप लोग मैं बस यही कह रहा हूँ, जो सैम्पलिंग क्वेश्चन है इसको आप क्या करिएगा, खुद से एक बार सॉल्व करिएगा कॉपी पे। ठीक है, बुक्स में सॉल्यूशन दे रखा है, कोई नहीं, बट आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, पहले कोशिश करिएगा बिना आप इसे सॉल्यूशन देखे आप खुद से सॉल्व करिए। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मेन होता है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को समझना। और देखो क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ डिसअलाउड है, ये तभी हम डिसाइड कर पा रहे हैं जब पीछे का कंसेप्ट हमारे दिमाग में, अगर पीछे की थियरी हमारे दिमाग में नहीं होगी तो क्या डिसअलाउड है, क्या आपको 43B नहीं पता है, आपको 32 नहीं पता है, आपको 40A की सबसेक्शन 2 नहीं पता है, 40A की सबसेक्शन 3 नहीं पता है, तो आप नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए वो सब चीज़ों बहुत ज़रूरी थी, तभी तो हम आज ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है वो डॉक्टर ड्रेक का है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, इनकम निकालेंगे, लेकिन प्रोफेशनल की प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो प्रोफेशनल्स हम लोग बाद में सीखेंगे, कल हम लोग स्टडी करेंगे। हम्म, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये है एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन है? नहीं, अच्छा एग्जाम्पल ही है, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कल स्टडी करेंगे। आज पहले जो मैंने पढ़ाया मैंने उसको पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक, और ये जो एग्जाम्पल है इसमें, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी हमारी, नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है। असाइनमेंट में ये सजल का दे रखा है, तो सजल वजल ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल और बढ़िया से। लेकिन हाँ, ये सब पढ़ने से पहले आपको पिछला थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रिकैप करूँगा। ये बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा सब लोग को।
और एक बार सब लोग जिसके पास भी बुक है, अच्छा किसके पास बुक नहीं है आप लोगों में से कोई बताएगा किसके पास बुक नहीं है? ये है सबके पास बुक? यहाँ से बुक है। सुशील आपके पास तो बुक है, लेकिन एक बार मैं फिर से इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, इफ एनी बडी हैव नो, मतलब कि अगर उसके पास बुक्स नहीं है तो सिंपल सा वो जा सकता है सेंटर, सेंटर खुला रह रहा है 11 से 5, तो 11 से 5 के बीच में जा करके सेंटर से बुक कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो जाके कलेक्ट कर लो और बुक्स को स्टडी। ओल्ड बुक है सर। देखो ओल्ड नहीं, ओल्ड बुक है। तुमको क्या लगता है कोई नया ऐसा कोई एग्जांपल है क्या जो ओल्ड बुक में नहीं है? सब तो है, पुरानी बुक में भी है, नई बुक में भी है, बस थोड़ा सा उसमें चित्रकारी ज्यादा कर दिया है इस बार के बुक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ।